गुड मॉर्निंग। अगला वाला टॉपिक जो हम बेस थ्योरम कर रहे थे उसके अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। 6 क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन 6 है, देयर आर 3 कॉइन्स। 3 कॉइन है हमारे पास। वन इज 200 कॉइन। 200 कॉइन का मतलब है जिसमें दोनों तरफ ना हेड लिखा हुआ है, तो हम टॉस करेंगे तो हेड ही आएगा, है ना। उसके बाद लिखा है अनदर इज अ बाइस कॉइन। बाइस कॉइन का मतलब है पार्शियलिटी हो रही है। जैसे हम नॉर्मल कॉइन देखते हैं ना, तो हम मानते हैं कि उसमें हेड आने के चांस और टेल आने के चांस बराबर है। अब यह पार्शियलिटी कुछ इस तरह से कॉइन को फ्रेम किया हुआ है कि जब हम टॉस करेंगे तो 75% केसेस में हेड आएगा, तो रिमेनिंग 25% केसेस में टेल आएगा। एंड थर्ड इज अनबाइस कॉइन, जो नॉर्मल कॉइन होता है जिसमें हम मानते हैं कि हेड और टेल के चांसेस बराबर होंगे। नाउ वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम। अब हमने 3 में से कोई एक कॉइन चॉइस किया, चूज़ किया, तो ऑब्वियसली फिर से हमारे पास ऑप्शन है, या तो 2 हेड कॉइन सेलेक्ट हो सकता है, या बाइस कॉइन सेलेक्ट हो सकता है, या अनबाइस कॉइन सेलेक्ट हो सकता है। ये तो हो गई ऑप्शंस। नाउ इट शोज हेड। अब ये हेड शो कर रहा है, यानी ये कन्फर्म है। तो जो कन्फर्म होता है हम उसको A1 मान लेते हैं। तो ये हो गया हेड अपीयर ऑन द सेलेक्टेड कॉइन। कोई भी कॉइन सेलेक्ट हो उस पर हेड आ रहा है, ये हमने ए इवेंट मान लिया। ठीक है बेटा। अब चलते हैं, अगर फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेडेड कॉइन इज सेलेक्टेड, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हम E1 मान लेंगे कि 2 हेडेड कॉइन सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था, इससे हिंट मिल जाता है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो E1 E2 E3 में से कुछ होता है। तो 2 हेडेड कॉइन इज सेलेक्टेड, ये हम मान लेंगे। और दूसरी ऑप्शन क्या है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 3 कॉइन है तो दूसरा कॉइन भी सेलेक्ट कर सकते थे हम। तो दूसरा कॉइन है हमारे पास बाइस कॉइन, तो हम कहेंगे बाइस कॉइन इज सिलेक्टेड। और तीसरी ऑप्शन है हमारे पास अनबाइस कॉइन इज सिलेक्टेड, तो हम लिख देंगे अनबाइस कॉइन हमने सेलेक्ट किया। अब हमें निकालना क्या बच्चे, हमें निकालना है कि ए तो हो चुका है, हेड तो आ चुका है, वो हमारा 2 हेडेड कॉइन पे आ रहा है, यानी E1 पे आ रहा है। हमें E1 बाई ए निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, P ऑफ A बाई E1 इंटू P ऑफ E1 और डिवाइडेड बाय ये सेम पॉसिबिलिटी तीनों कॉइन के लिए, फर्स्ट के लिए भी, सेकंड के लिए भी और थर्ड के लिए भी। तो हम ये फॉर्मूला लिख देते हैं। अब तक तो फॉर्मूला आपको बनाना आ गया होगा, ठीक है। और फिर हम इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो बेस थ्योरम बहुत इजी लगता है अगर हमें कंसेप्ट समझ आ जाए, और 2-3 क्वेश्चंस करें तो ये सारे क्वेश्चन सेम ही लगते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये बहुत इजी लगेगा। अब बात करते हैं क्या क्या हमारे को डाटा दिया हुआ है। हमें डाटा निकालना है बेटे, P ऑफ E1 निकालना है, हमें P ऑफ E2 निकालना है, हमें P ऑफ E3 चाहिए। अब इसको पढ़ते हैं। P ऑफ E1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट दिस कॉइन इज सेलेक्टेड। P ऑफ E2 मीन्स ये कॉइन सेलेक्ट हुआ, और P3 मीन्स ये कॉइन सेलेक्ट हुआ। अब क्योंकि हमारे पास 3 कॉइन है और तीनों में से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं और कोई कंडीशन नहीं दी है, इसका मतलब सबके चांस बराबर है। तो सबके चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3 और 1/3 हो जाएगी, कि कोई भी इवेंट हम ले सकते हैं। 2 कॉइन होते तो 1/2 हो जाती, 4 होते तो 1/4 हो जाती। अब A/E1 का मतलब क्या है, A/E1 हमें निकालना है, A/E2 चाहिए, A/E3 चाहिए। अब A/E1 का मतलब है E1 हो चुका है, यानी ये कॉइन सेलेक्ट हो चुका है, इस पे A आए, इस पे हेड आए। तो जब ये दोनों को तरफ ही हेड लिखा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, क्योंकि जब टॉस करोगे तो हेड ही आएगा। A/E2 मीन्स ये कॉइन सेलेक्ट हो चुका है बाइस कॉइन, इस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। यहाँ क्लियरली लिखी हुई है कि हमारे पास 75% केसेस में हेड आता है, तो हम लिख देते हैं 75/100, यानी 3/4। A/E3 मीन्स ये कौन सेलेक्ट हुआ, 1/1, उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आंसर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, अब आपने नोट किया होगा सबकी ना E1 E2 E3 की तो प्रोबेबिलिटी 1/3 थी, तो ये 1/3 इंटू 1
ये 1/3 कॉमन ले लेता हूँ मैं सबसे, एक था 1, एक था 75% यानी 3/4 और एक था 1/2। तो 1/3 तो कॉमन लेके कट कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 1, नीचे एलसीएम 4 आ गया, 4 + 3 + 2 और नीचे वाला 4 ऊपर चला गया एलसीएम लेके, तो हमारे पास आंसर आ गया 4/9। ये आंसर आ गया। और कई बार जैसे कि केस स्टडी बनाते हैं बेटा, तो आपसे पूछ सकते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हेड तो हमने ए इवेंट माना है, तो ए की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो यानी नीचे वाले केस की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो उस केस में हमारा आंसर पता क्या होता है, नीचे वाला का आंसर आता है हेड आने का 1/3, और इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया था 9/4, है ना, 9/4। तो ये सॉल्व करके करते तो 3/4, तो प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन पढ़े। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 200 स्कूटर ड्राइवर, 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर, यानी टोटल 12,000 लोगों को उन्होंने इंश्योर किया। अब उन इंश्योर पर्सन होने की के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है कि अगर स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है तो ये है, कार ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है तो ये है, और ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी ये है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट। अब ये कंफर्म हो गया है कि जो भी इंश्योर्ड पर्सन था उसका एक्सीडेंट हुआ, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो स्कूटर ड्राइवर था। तो हमारे पास जहाँ ऑप्शन होती है तो हम उसको E1 E2 E3 मानते हैं। तो E1 हो जाएगा स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर सेलेक्ट हुआ या स्कूटर ड्राइवर जो था वो इंश्योर्ड हुआ। E2 हो जाएगा कार ड्राइवर इंश्योर्ड हुआ या सेलेक्ट हुआ, और E3 है हमारे पास ट्रक ड्राइवर इंश्योर्ड हुआ या सेलेक्ट हुआ। और कॉमन इवेंट क्या है, कॉमन इवेंट है कि सेलेक्टेड पर्सन या इंश्योर्ड पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट, इंश्योर्ड पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो रहा है, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि वो कोई भी ड्राइवर हो उसका एक्सीडेंट हो रहा है, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो मेट विद एन एक्सीडेंट। अब हम बात करते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी की। हमें निकालना क्या है, ये क्लियर है कि एक्सीडेंट तो हो रहा है, यानी ए तो कंफर्म हो रहा है, वो E1 का हुआ है, यानी स्कूटर ड्राइवर का हुआ है। अब बात करते हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज़ की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, तो स्कूटर ड्राइवर सेलेक्ट होने के लिए हम कहेंगे हमारे पास 2000 स्कूटर ड्राइवर है और टोटल हमारे पास 12,000 इंश्योर्ड हुए हैं, तो कॉमन वैल्यू काट देते हैं, तो 2/12, ठीक है। अब मैंने एलसीएम को सेम रखने के लिए 12 को नहीं कट कर रहा। E2 क्या हो जाएगा, E2 है कार ड्राइवर सेलेक्ट हुआ है, तो 4000 है, तो 4000/12,000 यानी 4/12। A/3 की बात करते हैं, A/3 6000/12,000 यानी 6/12। तो हमने ये कर दिया। अब हम बात करते हैं A/E1 की, और ये तो डाटा डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है। A/E1 क्या है, E1 में स्कूटर ड्राइवर सेलेक्ट हुआ और उसका एक्सीडेंट हुआ, वो दे रखा है 0.01, तो यानी 1/100। A/E2 कार ड्राइवर सेलेक्ट हुआ और उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/100। और A/E3 ट्रक ड्राइवर सेलेक्ट हुआ और उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 15/100। अब हम सब कुछ ये फॉर्मूले पुट कर देंगे इसके। इसका फॉर्मूला है E1/A, A/E1 इंटू P ऑफ E1, और फिर नीचे सेम पॉसिबिलिटी। तो देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, तो यहाँ पे ना इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे पास था 2000/12,000, इसको तो मैंने रिड्यूस भी कर दिया था, तो ये था 2/12, ठीक है। और नीचे भी था 2/12, एक था 4/12 और एक था हमारे पास 6/12। और इनके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी थी, 1, 3 एंड 15, 1/100, 3/100 एंड 15/100। तो आप देखोगे एलसीएम तो बेटा 12/100 ना, तो ये तो कॉमन लेके कट जाएगा, इसलिए मैंने एलसीएम सेम रखा था, इसलिए मैंने 2/12 को कट नहीं किया था। तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 90। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 90 एंड 12 हो गया 102 और 104, और 2 से कट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/51।
तो E1/A हमारा ये प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन था। अब 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन कह रहा है फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन्स, 2 मशीन है फैक्ट्री के पास, एंड पास रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम एंड बी प्रोड्यूस 40% ऑफ द आइटम। ठीक है। फर्दर 2% आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस बाय बी आर डिफेक्टिव। ऑल द आइटम्स आर पुट इन टू अ स्टॉक पॉइंट। सारी आइटम्स को हमने एक इकट्ठे किसी ड्रम, किसी भी ऐसे ड्रम में रखा, किसी भी स्टॉक पॉइंट में रख दिया, और उसमें से एक आइटम हमने सेलेक्ट की और वो देखा वो डिफेक्टिव थी, और प्रोबेबिलिटी बताओ कि मशीन बी से आ रही है, तो यानी ये तो कन्फर्म है डिफेक्टिव आइटम हो रही है, तो ए हो जाएगा हमारा डिफेक्टिव आइटम इज सेलेक्टेड। ये हो जाएगा डिफेक्टिव आइटम इज सेलेक्टेड। अब जो मशीन जो आइटम प्रोड्यूस की है हमें नहीं पता वो ए ने करी है कि बी ने करी है, तो ये हमारे पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे कि आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन ए, आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, और दूसरा हो सकता है कि वो मशीन बी ने सेलेक्ट प्रोड्यूस करी है, आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन बी। ठीक है। हमें निकालना क्या है कि आइटम तो डिफेक्टिव आ रही है, वो मशीन बी ने बनाई मतलब E2, तो E2/A निकालना है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं देखूँ तो बेटा सब कुछ दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में P ऑफ E1 E2 दे रखा है। E1 मीन्स मशीन ए आइटम बनाए, तो लिखा है 60% ऑफ द आइटम आर प्रोड्यूस बाय मशीन है, तो उसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 60/100। E2 आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन बी 40%। और वैसे इससे भी हिंट मिलता है कि E1 E2 का सम 1 आना चाहिए, तो इन्हीं का सम 1 बन रहा है, दूसरे का नहीं बन रहा। A/E1 मीन्स आइटम तो मशीन ए ने प्रोड्यूस की बट वो डिफेक्टिव है, तो वो भी लिख रखा है 2% कि 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए आर डिफेक्टिव। ऐसी A/E2 मीन्स E2 कन्फर्म हो चुका है, यानी आइटम तो प्रोड्यूस मशीन बी बना रही है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि डिफेक्टिव है, वो भी दे रखा है 1/100। अब हम ये सब कुछ इसके फॉर्मूले पुट कर देंगे, तो हमारा E1 2/A क्या आ जाएगा। अब कैसे निकालते हैं E2/A? E2/A का फॉर्मूला होता है A/E2 इंटू P ऑफ E2, यानी 40/100 इंटू 1/100 अपॉन ये सेम पेयर E1 E2 दोनों के लिए, तो 60/100 इंटू 2/100 प्लस 40/100 1/100। तो 100 तो एलसीएम लेके नीचे वाला कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 40, नीचे आ जाएगा 120 प्लस 40, ये आ गया बेटा 40/160। तो 0 से 0 कट गया और 4 से 16 कट गया, तो 1/4 इज़ दी आंसर। तो क्वेश्चन हम देख रहे हैं बहुत ही ईजी होते हैं, एक सेम पैटर्न को फॉलो करा जाता है और बहुत ईजीली हम सॉल्व कर देते हैं। 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये भी बिल्कुल सेम है। 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कॉर्पोरेशन। 2 ग्रुप कंपीट कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप विल विन। फर्स्ट ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, सेकंड ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4। फर्दर इफ फर्स्ट ग्रुप विन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। यानी अगर पहला ग्रुप जीतता है तो उन्होंने नया प्रोडक्ट लाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और अगर दूसरा ग्रुप जीतता है तो नया प्रोडक्ट लाता है 0.3 प्रोबेबिलिटी है उसकी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय सेकंड ग्रुप। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस हो गया नया वाला, वो सेकंड ग्रुप ने किया हो, तो हम मान लेंगे भी प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो आप कहेंगे न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस। अब वो मशीन ए भी कर सकती थी, ग्रुप ए भी कर सकता था, ग्रुप बी भी कर सकता था, तो हम कहेंगे न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस, ये तो कन्फर्म करो। अब हमें नहीं पता वो फर्स्ट ने किया है कि सेकंड ने किया है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि सेकंड ने किया है, तो E1 हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप विन, और E2 हो जाएगा सेकंड ग्रुप विन। अब हम इनकी बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की, फर्स्ट ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी, E2 में सेकंड ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ग्रुप की जीतने की प्रोबेबिलिटी में दे रखी है 0.6, इसकी दे रखी है 0.4, यानी 6/10 4/10, और इसका सम 1 आ रहा है। और ये क्वेश्चन जान के ऐसा फ्रेम किया गया कि दूसरे का सम भी 1 आए और कहीं आप कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूज नहीं होना, हमने ये
प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो वो श्योर इवेंट है, इसलिए वो A/E1 और A/E2 दिया हुआ है। अब A/E1 का मतलब है E1 मतलब फर्स्ट ग्रुप जीत चुका है, उसने नए प्रोडक्ट लाया, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। A/2 भी सेकेंड ग्रुप जीत चुका है, उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/10 है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेटा सेकेंड ग्रुप नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, यानी E2/A निकालना, क्योंकि सेकेंड ग्रुप को मैंने E2 माना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P(A/E2) इंटू P(E2), तो ये आ जाएगा 4 × 3 12, 12/100, नीचे 12/100 और प्लस ऐसा सेकंड फर्स्ट ग्रुप के लिए भी तो 42/100, तो 100 तो कॉमन लेके कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 12/54, है ना। और 12/54 को जब कट करेंगे तो 6/27 आ जाएगा, ठीक है। और ये फिर से जा रहा है 3 पे, तो 2/9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको यहाँ भी कट कर सकते थे, 6 से 9 6 14 और 12, तो 2/9 आ गया। अगर ये भी आ जाता कि फर्दर ये भी बताओ बट E1/A बताओ, यानी फर्स्ट ग्रुप ने जीता इसके बाद, तो 1 में से इसको माइनस कर देते तो 7/9 आ जाता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, स्पेस में वहीं दिया हुआ है मैंने। 10th क्वेश्चन क्या है कि सपोज अ गर्ल थ्रू अ डाई, एक गर्ल डाई थ्रो कर रही है और अगर उसके पास 5 6 आता है तो वो कॉइन को 3 बार उछालती है, और अगर उसके पास 1 2 3 4 आता है तो कॉइन को 1 बार उछालती है, ठीक है। और उसका नंबर नोट करती है कि हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है। नाउ इट इज़ गिवन दैट शी ऑब्टेन एक्जैक्टली 1 हेड। अब 1 हेड एक कॉइन पे भी आ सकता था और 3 बार टॉस करने पे भी 1 हेड तो आ सकता था। ये गिवन है कि उसके पास एक ही हेड आ रहा है, 1 हेड आ रहा है। नाउ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 4। तो हमारे पास फिर से 2 ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि या तो उसके पास वो 1 2 3 4 आया होगा, शी गेट्स 1 2 3 4 ऑन द डाई, और E2 हो जाएगा शी गेट्स 5 और 6 ऑन द डाई। और ये कंफर्म है कि उसके पास एक हेड आ रहा है, शी गेट्स 1 हेड, ये कंफर्म है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि हेड तो कंफर्म आ चुका है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसके 1 2 3 4 आ रहा है, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। अभी हम निकालते हैं, बट पहले हम देखें P(E1) क्या होगा। P(E1) मीन्स 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये आ जाएगा 4/6, क्योंकि या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4, तो 4/6। 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6। अब A/E1 क्या है, A/E1 मीन्स उसके पास 1 2 3 4 आ रहा था, और 1 2 3 4 आने पे क्या कर रही है गर्ल, वो शी टॉसेज अ कॉइन वंस, एक बार टॉस कर रही है। तो इसमें वो कॉइन को जब टॉस करेगी तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो यानी यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब A/E2 में क्या कर रही है वो, A/E2 में वो कॉइन को 3 बार फेंक रही है, और 3 बार फेंकने पे हमारे पास, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पास का ट्रायंगल से ये निकाल सकते हैं कि 1 3 3 1, और फिर 0 हेड आने की चांसेस, 1 हेड आने के चांसेस हम निकाल सकते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी। नहीं तो आप ना एक कॉइन को जब 3 बार फेंकते हैं तो 8 केसेस बनेंगे। तो 8 कैसे बनाते थे, 4 बार हेड 4 बार टेल, ये हमने ट्रिक सीखी थी। फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, और फिर 1 बार हेड 1 बार टेल। हम ये केसेस बना लेते हैं। अब आप इसमें ढूंढो कि एक हेड कितनी बार आ रहा है, तो एक हेड यहाँ पे आ रहा है 1 केस, एक हेड यहाँ आ रहा है 2 केस, और एक हेड आ रहा है 30 यहाँ केस, तो 3 ही केस बनेंगे आउट ऑफ इट। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब हम इसको इसके फॉर्मूले पुट कर देते हैं। हमें E1/A चाहिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ऊपर आ जाएगा 4/12, नीचे 4/12 प्लस इसको कट कर दे या रहने देते हैं, चलिए ये आ जाएगा 6/48। एलसीएम लिया तो 48 में लिख देता हूँ एलसीएम, तो मैंने इसको 48 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, इसको भी कर दिया एलसीएम से बनाने के लिए, तो ऊपर आ गया 16 और नीचे आ गया 22, ठीक है। तो 16/22, तो इसको कट करेंगे तो 8/11, तो 8/11 प्रोबेबिलिटी होगी। अगर हमसे ये भी पूछा जाता कि E2/A बताओ, तो हम कहते हैं वो 3/11 होगा, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि मैन्युफैक्चर हैज़ 3 मशीन ऑपरेटर्स। द फर्स्ट ऑपरेटर प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम। अब यहाँ ना डिफेक्टिव आइटम पहले दी है। कई बार बच्चों की आदत होती है कि सीधा सीधा डाटा लिख देते हैं E1 E2 E3, बट ये डिफेक्टिव आइटम्स का डाटा है और इसका सम 1 नहीं बन रहा। इसका मतलब ये E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अब वो कह रहा है ए जो है वो जॉब पे 50% टाइम था, बी 30% टाइम था, सी 20% टाइम था। अब एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ए ने प्रोड्यूस की। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। E1 आ जाएगा आइटम प्रोड्यूस बाय ए, E2 हो जाएगा आइटम प्रोड्यूस बाय बी और E3 हो जाएगा आइटम प्रोड्यूस बाय सी। ये मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। और ए कन्फर्म इवेंट क्या है कि डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस। अब हमें क्या करना है, इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी की बात करनी है, E1 की, E2 की और E3 की। अब जब E1 मतलब ए ने आइटम प्रोड्यूस की होगी, जब वो 50% टाइम था जॉब पे, उसकी प्रोबेबिलिटी प्रोड्यूस करने की 50/100 होगी। जब ए 30% टाइम था तो इसकी प्रोबेबिलिटी 30/100 होगी और इसकी रिमेनिंग 20% होगी। अब ए बाई E1 की बात करते हैं, यानी ए ने आइटम डिफेक्टिव प्रोड्यूस की। तो ये सब डाटा दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो इनके डाटा डिफेक्टिव होने का दे रखा है। इसकी है 1%, इसकी है 5%, इसकी है 7%। अब हम सब कुछ पुट कर देंगे फॉर्मूले में। हमें निकालना क्या है कि आइटम प्रोड्यूस ए ने करी, तो हमें E1 बाई निकालना। E1 बाई का फॉर्मूला क्या होगा, E1 इंटू दिस, और मैं एलसीएम देख रहा हूँ, कॉमन लेके कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 50। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा 50, फिर नीचे 30 इंटू 5 150 और फिर 20 इंटू 7 140। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 अपॉन ये आ जाएगा 20 और 14 34। तो हमारे पास P ऑफ E1 आ गया, ये मैंने एक कॉमन लेके काट दिया 0, तो P ऑफ E1 में क्या आ गया 5/34। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो 11th क्वेश्चन बहुत इजी था। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। 52 कार्ड में से एक कार्ड खो गया। अब हमें नहीं पता वो कौन सा कार्ड है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, बाकी 51 कार्ड जो बचे उसमें से हमने 2 कार्ड निकाले, वो डायमंड आ रहे थे। प्रोबेबिलिटी बताओ कि लॉस्ट कार्ड भी डायमंड है। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये तो कंफर्म है कि 2 जो कार्ड निकाले 51 में से वो डायमंड है, यानी वो डायमंड की बात कर रहा है। तो ए इवेंट मान लेते हैं, मतलब ये तो कंफर्म हो रहा है इसलिए पहले इसी को लिख देते हैं। 2 डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 51 कार्ड्स, रिमेनिंग 51 कार्ड्स। एक कार्ड वाले खोया है ना, उसके बाद बचे कार्ड में से हमने निकाले। अब E1 और E2 क्या होगा, अब यहाँ पे ना हमारे पास ऑप्शन है। E1 कह रहा है कि लॉस्ट का डायमंड हो, तो हमने मान लिया पहला कार्ड डायमंड निकलेगा, यानी डायमंड कार्ड इज लॉस्ट। अब यहाँ पे ना मेरे पास ऑप्शन है कि मैं E1 E2 भी डिवाइड कर दूँ या इसके 4 केस बना लूँ, क्योंकि हमारा 4 इवेंट्स होते हैं ना। डायमंड कार्ड खोया होगा, हार्ट कार्ड खोया होगा, या क्लब खोया होगा, या फिर मेरे पास स्पेड खोया होगा। 4 पॉसिबिलिटीज़ होती है, 4 टाइप होती है, मैंने सबको मान लिया। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, डायमंड इज़ लॉस्ट, डायमंड इज नॉट अ डायमंड इज़ लॉस्ट, है ना। तो ये हमारे पर है, तो मैंने इसको अलग कर लिया, ऐसे आसान हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की बात करें, यानी डायमंड कार्ड खोने की बात करें, तो डायमंड तो 13 होते हैं, हर कार्ड टाइप का 13 होता है, तो कोई भी कार्ड निकल सकता था डायमंड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। अब आप नोट करोगे E2 हार्ट भी तो 13 ही होते हैं, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम आएगी, और क्लब भी सेम होते हैं, उतने ही होते हैं, तो इसलिए E3 की प्रोबेबिलिटी भी सेम आएगी, और स्पेड भी 13 ही होते हैं, तो उसको भी सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ही आएगी, इसलिए हमने ऐसा मान लिया। अब ध्यान से समझना, E/E1 का मतलब क्या है बेटा, E1 हो चुका है। E1 मतलब डायमंड कार्ड लॉस्ट हो चुका है, यानी जो 52 कार्ड थे उसमें डायमंड कितने थे, शुरू में 13
और बाकी को मैं अदर्स मान लेता हूँ। अब आप सोचो इस वाले केस में डायमंड अब हमारे पास कितने रह गए, 12, क्योंकि डायमंड एक खो चुका है, अदर 39 है। अब मुझे 2 कार्ड निकालने हैं, दोनों डायमंड होने चाहिए, यानी दोनों इधर से आने चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/51 इंटू 11/50, क्योंकि कार्ड कम होते गए। अब A/2 का मतलब है हमारा जो कार्ड खोया है वो हार्ट है, ये डायमंड अभी भी पूरे पड़े हैं, यहाँ से एक कार्ड कम हो गया, हमें इसको देखना ही नहीं हार्ट वगैरह, वो हमें तो डायमंड से मतलब है, तो हम देख रहे हैं डायमंड पूरे 13 पड़े। तो अब 2 डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी 13/51, 12/50। अब बात करते हैं A/3 की। A/3 क्या होगा, A/3 में क्या होगा, हमारे पास क्लब खोया है, यानी क्लब खोया है तो वो इसी में से आया है, यानी डायमंड हमारे पास पूरे पड़े, हमें तो डायमंड से मतलब है कि डायमंड निकालो। तो डायमंड अभी भी पूरे पड़े हैं, तो यही हमारे पास A/3 हो जाएगा। और अगला जब स्पेड खोया है तो यहाँ से ही खोया है, डायमंड हमारे पास अभी भी पूरे 13 ही पड़े हैं, तो यानी डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से भी हो जाएगी 13/51 इंटू 12/50, यानी यही हमारे पास A/E4 हो जाएगा। अब हम जब इस डाटा को सब कुछ पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A क्या आएगा, E1/A आएगा हमारे पास 1/4 इंटू हमारे पास पहला था 12 ना, 12/11, 12/51 इंटू 11/50। मैं ना एलसीएम लेने के लिए इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, कॉमन टर्म में भी कट कर दूंगा, 1/4 कॉमन आ जाएगा। पहले से आ रहा है 12/51 इंटू 11/50, फिर अगला आ रहा है 13, पूरे टाइप कार्ड थे, 13/51, 12/50, और ऐसी टर्म्स 3 बार थी ना, 3 बार लिखूंगा तो मैंने इंटू 3 कर दिया। और 1/4 कॉमन लेके काट कर दिया, 51 और 50 कॉमन लेके तीनों से कट जाएगा, और 12 तीन दोनों में आ रहा है, कट कर दिया। तो ऐसे ना कॉमन टर्म कट कर देनी चाहिए, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो 11/11 इंटू 39, तो आंसर आ जाएगा 11/50। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि E1 बाई जो E होगा वो 11/50 होगा। बस ख़त्म, क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 कह रहा है ए ना जो है वो ट्रुथ बोलता है 4 आउट ऑफ 5 बार, 5 में से 4 बार। अब हमने एक कॉइन को टॉस किया, ए रिपोर्ट दैट हेड अपीयर। अब हमें नहीं पता वो सच भी बोल सकता था और झूठ भी बोल सकता था, प्रोबेबिलिटी बताओ कि हेड आ रहा है कॉइन पे। तो इसी से हिंट मिलता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो E1 या E2 मानते हैं। तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने हेड आया तो हम E1 मान लेंगे कि हेड अपीयर्स, और E2 मान लेंगे हेड डज नॉट अपीयर। और कंफर्म इवेंट क्या है, ए क्या हो रहा है, ए कह रहा है कि ही रिपोर्ट दैट हेड अपीयर, ही रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स। मतलब वो सच भी बोल सकता है, वो झूठ भी बोल सकता है, बट उसने ही बोला है कि ही रिपोर्ट दैट हेड अपीयर। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ए तो कंफर्म हो रहा है कि वो कह रहा है रिपोर्ट हेड अपीयर हो रहा है, सच्ची में हेड आए, E1 बाई निकालना है। तो हम इसका फॉर्मूला निकालने से पहले हम निकाल लेते हैं P ऑफ E1 क्या होगा, P ऑफ E2 क्या होगा। अब P ऑफ E1 मीन्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ना आने की प्रोबेबिलिटी यानी 10 आने की 1/2। अब यहाँ पे ना A/E1 और A/E2 वैसे तो बहुत आसान है सोचना, बट एक बार समझ लेते हैं। हम कह रहे हैं E1 हो चुका है, E1 हो चुका है मीन्स हेड अपीयर हो चुका है, एंड ही रिपोर्ट दैट हेड अपीयर। अब हेड आ रहा है और वो भी कह रहा है हेड आ रहा है, तो कुछ बच्चे इसका आंसर 1 लिख देते हैं, 1 नहीं लिखना, हमें सिर्फ ये समझना है अगर हेड आ रहा है और वो सच में कह रहा है हेड आ रहा है, इसका मतलब सच बोल रहा है, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी तो 4/5 दे रखी है, तो 4/5 हो जाएगी। अब A/E2 मीन्स E2 है हो रहा है, हेड नहीं आ रहा है, बट वो कह रहा है हेड आ रहा है, नहीं वो झूठ बोल रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 हो जाएगी। तो ये 1 नहीं लेना। अगर यहाँ पे होता कि राजा हरीशचंद्र है, आपको पता होगा राजा हरीशचंद्र मतलब जो हमेशा सच बोलता था, अगर ये दिया होता कि राजा हरीशचंद्र ने कॉइन टॉस किया और बोला कि हेड आ रहा है, प्रोबेबिलिटी को बताओ हेड आ रहा है, तो उस केस में ये 1 होता क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे, ये माना जाता है, और ये 0 होता था। जस्ट फॉर अ फन में बात कर रहा हूँ, अदरवाइज मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, 1/2 4/5
अपॉन 1/2 इंटू 4/5 प्लस 1/2 टू 1/5। तो 1/2 कॉमन लेके कट गया, नीचे 5 कट गया, तो 4/4 प्लस 1, तो 4/5 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम ये बेस थ्योरम के क्वेश्चन को करते हैं। इसी क्वेश्चन के ट्राई करिए, और जब इस पे केस स्टडी आए तो क्वेश्चन को पहले हमें ऐसे ही समझ लेना है और सॉल्व करना, फिर केस स्टडी के पार्ट्स को देखना है। तो जल्दी मैं कोशिश करता हूँ केस स्टडी भी आपसे डिस्कस कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू।